हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी यूनिवर्सिटी में। तो हमने कंपनी का व्यापार पढ़ लिया था, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे आज कंपनी का शासन, कि भारत में कंपनी का शासन कैसे स्थापित हुआ, कौन कौन से अधिनियम आते हैं, कौन कौन से एक्ट आते हैं जिसके माध्यम से कंपनी ने भारत में शासन स्थापित किया। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके पश्चात में कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित होती है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर बंगाल में या भारत की राजनीति में कैसे परिवर्तन आता है उसको आगे हम समझते हैं। तो हम देखते हैं कि 1765 से लेके आप देखते हैं 1772 तक की स्थिति, यहां पर दोहरा शासन चलता है। दोहरा शासन, डुअल गवर्नमेंट। अच्छा, ये क्या था इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, कंपनी को निजामत या दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, यानी कि टैक्स कलेक्शन के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद कंपनी बन जाती है राजनीतिक कंपनी। तो क्या होता है कि बंगाल में नवाब पहले से थे, नवाब शासक थे वहां के, यानी कि राजा थे, और कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गया था कि टैक्स कलेक्शन का। तो होता क्या है कि दोहरी व्यवस्था यहां से बनती है कि जो प्रशासन के बाकी सारे कार्य हैं उनको करने का अधिकार किसके पास चला गया? नवाब के पास। यानी कि सारी जो जिम्मेदारी थी कि जनता के लिए क्या करना है, क्या वेलफेयर के काम करना है, तो वो सारे काम किसके पास पहुंच गए थे? नवाब के पास में। और उनके पास में टैक्स कलेक्शन का अधिकार नहीं था, यानी कि उनके पास कोई भी रुपए पैसा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी पूरी थी। और कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को प्रशासनिक अधिकार मिले, राजस्व अधिकार मिल गए। तो उसको टैक्स कलेक्शन करने का तो अधिकार था, लेकिन उसको कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि भारत के नागरिकों के लिए, बंगाल के नागरिकों के लिए आपको क्या करना है। तो ऐसे दो व्यवस्था आपको दिखाई देती है कि एक व्यवस्था है नवाब, जो एक शासक है, राजा है, लेकिन उसको कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। और एक दिखाई देती है आपको कंपनी, जिसके पास में वास्तविक अधिकार है, टैक्स कलेक्शन के अधिकार है, लेकिन उसके पास में कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां से आपको इसी शासन व्यवस्था को कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था या दोहरा शासन कहा जाता है। ठीक है ना? तो आपको यहां से क्या दिखाई दे रही है? एक है नवाब, नवाब है, तो इनके पास में क्या है? आपको प्रशासनिक अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है, और साथ में इनको उत्तरदायित्व दिया गया है कि आपको जनता की भलाई के लिए काम करना है। दूसरे यहां पर आपको दिखाई देते हैं कंपनी, कंपनी इनको दीवानी अधिकार है, लेकिन इनके पास कोई भी दायित्व नहीं है। ठीक है? तो ये व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो इससे हुआ क्या? इसके परिणाम क्या हुए? जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया? कंपनी का व्यापार करने के बजाय निजी व्यापार करना स्थापित कर दिया। तो जैसे निजी व्यापार करना स्टार्ट किया तो कंपनी घाटे में जाने लगी और इनके जो कर्मचारी थे उनको बहुत लाभ हुआ। ठीक है? तो कंपनी को घाटा हुआ एक तरफ और इनके कर्मचारियों को लाभ हुआ। दूसरी बात क्या होती है कि यहां से इन्होंने भारतीयों से इन्होंने क्या कर दिया था? रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी धीरे धीरे क्या दिवालिया हो गई। तो इन सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम कंपनी जारी करती है, उसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। वो आया था 1773 में। तो इसको हम देखते हैं आगे, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आवश्यकता के लिए हमने एक पृष्ठभूमि में समझा कि यहाँ से जो कर्मचारी थे कंपनी के, उन्होंने निजी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे उन्होंने निजी व्यापार करना स्टार्ट किया तो कंपनी घाटे में जाने लगी
और कंपनी दिवालियापन के शिकार हो गई, तो कंपनी के कार्यों को फिर से नियमित करने के लिए, उनके कर्मचारियों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, और साथ ही कंपनी को राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। क्योंकि अभी तक कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, तो अब कंपनी को क्या राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित करना है, तो उसको अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना अधिकार के कोई काम करेंगे तो वो इनवैलिड होगा। तो उनको वैलिडेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, उनको हम एक एक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी। तो पहला इन्होंने यही काम किया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा। तो सबसे पहले यही किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा वो निजी व्यापार नहीं करेगा, वो केवल और केवल कंपनी के लिए कार्य करेगा। दूसरा बात यहां पर बोला गया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत नहीं लेंगे। तो भारतीयों से रिश्वत नहीं लेना। तो ये दो काम दिए गए कि कंपनी का जो भी कर्मचारी होगा तो पहली बात वो है निजी व्यापार नहीं करेगा, और दूसरी बात भारतीयों से रिश्वत नहीं लेगा। अगर आप कंपनी के कर्मचारी हैं तो केवल और केवल कंपनी के लिए कार्य करें, कंपनी के फायदे के लिए कार्य करें। दूसरा क्या किया गया वो देखते हैं। दूसरा कार्य क्या किया गया कि जो कंपनी अभी तक व्यापारिक कंपनी थी उसको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था कि भारत में आपको राजनीतिक सत्ता स्थापित करना है, केवल व्यापार करने के लिए आई थी। तो यहां से क्या हुआ, जब राजनीतिक कंपनी बन जाती है तो उसको अधिकार दिया गया कि आप राजनीतिक या फिर प्रशासनिक कार्यों में आप पूर्ण रूप से दायित्व है आपका, यानी कि आप इसको कर सकते हैं। तो पहले दूसरा काम ये हुआ, तो कंपनी को शासन करने का अधिकार मिला, शासन करने का अधिकार। तो दूसरा काम इसमें होता है कि कंपनी को शासन करने का अधिकार दे दिया गया कि अब आप व्यापारिक कंपनी नहीं है बल्कि भारत में आप शासन स्थापित करेंगे, शासन का संचालन करेंगे कि भारत में आपको शासन कैसे करना है। ठीक है, दो बातें समझ ली। तीसरा क्या होता है वो देखते हैं। तीसरा होता है इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक बड़ा परिवर्तन किया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, हमने आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, इधर आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो उसमें जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसके जनरल को, गवर्नर को क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो एक बड़ा परिवर्तन किया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसको अब बोला जाने लगा गवर्नर जनरल। इसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, और ये कर दिया गया कि जो बाकी 2 प्रेसिडेंसी हैं, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनको इसके अधीन कर दिया गया। यानी कि आपको कोई भी काम करना है तो आप किससे पूछ के करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी कि आपको रिपोर्ट भी सौंपनी है तो आप किसको सौंपेंगे, गवर्नर जनरल बंगाल। ठीक है ना। तो आपके लिए यहां से क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को, बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बाकी दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया गया कि आप सारा काम इनके अंडर में करेंगे। तो यहां से आपको पहली बार भारत में देखने को मिलती है कि विकेंद्रीकरण, पहले तक 3 जगह बटा हुआ था, वो शासन का केंद्रीकरण कर दिया। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि पहली बार भारत में केंद्रीकरण कहां दिखाई देता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिखाई देता है, जहां पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना। अब शासन का संचालन क्या केवल बंगाल के गवर्नर करेंगे, नहीं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ में एक परिषद भी बनाई गई जो 4 सदस्यीय थी, यानी कि 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, और बंगाल के गवर्नर जनरल, ये 5 लोग मिलकर पूरे भारत का प्रशासन संभालते थे। तो साथ में हमें देखना है कि प्रशासन का संभालने का काम कौन करेगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और इनकी परिषद।
और परिषद में सदस्य कितने थे? कुल 4। ठीक है, याद रखना है। फिर अंतिम कार्य देखते हैं। इसके तहत क्या होता है, एक जो बंगाल था वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। सुप्रीम कोर्ट, और ये स्थापना की गई थी 1774 में। ठीक है, तो इसके आपके लिए क्वेश्चन है कि इसके सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और इसमें अन्य कितने न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कल, आपको कमेंट में पहले बताना है। तो हमने एक देखा कि कंपनी का शासन कैसे स्थापित होता है, उसमें कैसे कैसे अधिनियम आते हैं। तो सबसे पहले हमने एक दोहरा शासन देखा जिसके अंदर 2 व्यवस्थाएं हमने देखी। उसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया इसके कारण हमने जाने। उसके पश्चात रेगुलेटिंग एक्ट में क्या व्यवस्था दी गई, क्या क्या इसके प्रावधान किए गए या इसकी क्या विशेषताएं थी, आपको कैसे भी पूछ लिया जाए सभी याद रखना है। तो आपको एक एक से सारी 2-4 बातें याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक है और उसके बाद हम कल इसके आगे की कड़ी में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल के लिए धन्यवाद आप सभी को।